देखिए क्लास 11th का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको जो एमसीक्यू है ना उसके आंसर्स यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना था। ठीक है, और बताना था कि जब रो और कॉलम को अरेंज किया जाता है तो क्या चीज बनती है, तो उसे बोलते हैं टैबुलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको और बताना था यहाँ पर, तो ये सारे क्वांटिटेटिव में होते हैं और ये क्वालिटी बता रहा है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर ये कह रहा है 200 घर है और यहाँ पे जो सैंपलिंग की गई है, सर्वे किया हुआ 50 घर का किया गया। तो ये कह रहा है पॉपुलेशन कितनी थी और साइज कितना था। तो पॉपुलेशन 200 की थी और जो चेकिंग की गई वो 50 की गई है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है यहाँ पर आपको सही से बताना है कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको फिर इकट्ठा किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक तरह की डाटा एक तरफ, एक तरह की एक तरफ। फिर उसको डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। तो इस हिसाब से पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, ये आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको सही बताना था इसमें सही कौन सा है। तो ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगल्स की जो विड्थ होती है ना वो इक्वल रहनी चाहिए। देखो नॉर्मल जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ इक्वली रहनी चाहिए, लेकिन अगर वो एडजस्टेड हो जाता है ना, एडजस्टेड, तो कई पतला और फिर कई बार मोटा इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे सेम कैसे हो पाएगी। लेकिन हिस्टोग्राम तभी बनता है जब वो कंटिन्यूस सीरीज हो, चाहे 0 से 40 हो, 40 से 80 हो, तो कंटिन्यूस होना जरूरी होता है। तो ये इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, बाकी सब ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये छठा क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपको यहाँ पर, ये कह रहा है अगर हमें डेविएशंस को जोड़ना है अर्थमेटिक मीन में, तो आंसर उसका सम करेंगे तो कितना है, हमेशा 0 आता है डेविएशन को जोड़ने पे। फिर आपको ये पता लगाना था कि कौन सा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम कंजम्पशन की स्टडी कर रहे हैं तो ये कंज्यूमर से जुड़ी होगी, प्रोडक्शन है तो प्रोड्यूसर से जुड़ी होगी, और बांट रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी होगी। तो ये इसका आंसर ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो ये इसका है बी आंसर। फिर ये कथन एक है, कथन दो है। ये कह रहा है कि भाई सैंपल में तब एरर आ जाता है जब एक्चुअल और जो हमने मापा है दोनों में अगर डिफरेंस हो जाए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन एंड द एस्टिमेट जो हमने अनुमान लगाया था वो, ठीक है, अगर वो क्या कर दे, डिफरेंस कर जाए तो बिल्कुल ठीक है, सैंपल में एरर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो नॉन सैम्पलिंग होती है वो इसलिए आ जाती है क्योंकि या तो रिस्पॉन्स नहीं होता या हम बायसनेस दिखा देते, तो ये दोनों ठीक है। ठीक है, तो जैसे उत्तर नहीं मिला या पक्षपात हो गया तो दोनों ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इन सबको जोड़ के 8 से डिवाइड करोगे तो 51 आएगा। फिर ये डाटा दे रखे, पिक्चर दे रखे, तो ये कह रहा है कि आपको शिप का बताना है यहाँ पर कितना शेयर है, तो 61 है। तो ये पाई चार्ट दे रखा था तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सेंटर एंगल में तो पूछा नहीं था, सिंपली परसेंटेज में पूछ लिया था, तो ये फायदा हो गया। ठीक है, फिर ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए तो यहाँ बोला गया है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बताओ अगर हम डायग्राम कोई बनाना चाहते हैं जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उसकी कॉस्ट को लेकर, तो यही पाई डायग्राम ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आंसर है, आंसर की ऑफिशियल आएगी तो उसमें सारे आंसर आपको दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी बाकी जो इसकी सेकंड बुक है ना उसके एमसीक्यू के आंसर सारे देख लो। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले से परसेंटेज में दे दिया था, पाई चार्ट बनाना था बस। ठीक है, या आप ये हिस्टोग्राम बना सकते हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला। ठीक है, इसको इस तरीके से बनाना था, ये बनाने के बाद ठीक है ये बीच के पॉइंट लेके ऐसे जोड़ना था। ठीक है, फिर अभी आ जाओ आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि जो व्यष्टि शास्त्र है, ठीक है, तो यहाँ पे वो किस पे फोकस करेगी। देखो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो इंडिविजुअल की स्टडी करती है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ये इन्फ्लेशन, ये पूरी कंट्री के से जुड़ा हुआ है, तो ये बड़े लेवल पर होता है। तो एक इंडस्ट्री की अगर हम स्टडी कर रहे हैं ना तो वो वेस्टी में आ जाएगा, तो इसका आंसर डी है। फिर ये कह रहा है टोटल यूटिलिटी अगर मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू क्या होगी, तो वो 0 होती है। जब टोटल यूटिलिटी घटती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस में होने लग जाती है।
फिर कह रहा है इनमें से कौन जो है डिमांड को डिटर्मिनेट नहीं करता। तो जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो जो है प्रौद्योगिकी की जो स्थिति है वो यहाँ पे डिटर्मिनेट नहीं करती है। ठीक है, बाकी सब चीजें करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 21 है। यहाँ पर बोला गया कि घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के मामले में तटस्थ वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है, तो जबकि ऐसी शेप होती है नतोदर बोल रहा है, कॉनकेव बोल रहा है, तो ये गलत बोल रहा है लाइन। ठीक है, ये लाइन गलत बोल रहा है। और ये कह रहा है जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है, तो आंसर इसका आ जाएगा खा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें, यहाँ पे 22 है। ये कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चालू की गई है और इससे क्या हो रहा है, गाँव में ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो पीपीसी कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बोलोगे राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, राइट में। ठीक है, जब फायदा होता है इकोनॉमी को तो राइट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, कह रहा है कि जो एमपी और जो एमपी अगर एपी से ज्यादा है तो एपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एपी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, जब एमपी और एपी दोनों बढ़ते हैं ना तो एमपी ऊपर हो जाता है, जब दोनों घटते हैं तो एमपी फिर नीचे गिरने लग जाता है। तो ये होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है। तो ये कह रहा है कौन सी पॉजिटिव नहीं है, तो जिसमें शुड लग जाए, तो यहाँ पे मतलब शुड है, ऐसे होना चाहिए बात कर रहे हैं, बाकी सारे फैक्ट के रिगार्डिंग ही है, तो ये आपका आंसर इसका आएगा सी। फिर उसके बाद 25 है, यहाँ पर ये कह रहा है जो लो डिमिनिशिंग रिटर्न है फैक्टर है, तो अगर डिमिनिशिंग हो रहा है तो इससे क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो 4 होने लग जाता है। ठीक है, जब वेरिएबल फैक्टर जैसे बढ़ते हैं तो हाँ मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लग जाता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि उत्पादन के कारक अपूर्ण प्रस्तावनीय हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेज आ गई ना, तो इसमें बहुत बुरी हालत होने लग जाती है। तो ये दोनों ठीक लिखे हैं, रीजन भी ठीक लिखा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर नॉर्मल गुड्स है और इनकम बढ़ जाती है तो क्या होगा। देखो नॉर्मल गुड्स है, इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि प्राइस में तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये अदर फैक्टर की वजह से होता है ना। तो इनकम जब बढ़ जाएगी तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे राइट में शिफ्ट होगा। संचलन नहीं होगा क्योंकि ये प्राइस की वजह से होते हैं, और प्राइस के अलावा जब अदर फैक्टर्स होते हैं तो उसमें राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड देखा जाता है। तो ये आंसर बनाना नहीं था, सिर्फ बताना था, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चयन की समस्या कब होती है, क्योंकि रिसोर्स कम होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, और उनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, उसके बाद अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि आवश्यकताओं की तत्कालिकता, ये आवश्यकता मतलब अर्जेंसी ऑफ नीड, मतलब बहुत सारे संसाधन चाहिए, तो हम इसको मान के चल लेते हैं कि भाई आवश्यकता यहाँ पे बोल रहा है अनलिमिटेड बोल रहा है, तो फिर इसको हम ए और बी पे टिक कर देंगे। मतलब अगर वांट्स अनलिमिटेड है तो अगर उसको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नीड चाहिए चाहिए चाहिए, तो फिर मैं इसको इसका ए पे टिक करूंगा। ठीक है, दोनों को लूंगा मैं। ठीक है, बाकी एक बार ऑफिशियल आंसर क्या आएगा इसमें और आपको पता लग जाएगा। फिर ये 28 है, बाकी आप क्वेश्चन पेपर देख लो। ठीक है, ये जितने भी हैं उनको आप आंसर की से देख लेना। ठीक है, तो इतना ही है, बाकी पेपर जो है सारा देख लो। ठीक है, इतना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।